स्वर्ग ज्ञापित पक्ष यक्ष, कि स्वर्ग से इनको ज्ञान मिला था, अनपढ़ थे। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ लो। अंतिम शिष्य के रूप में पंडित मुसद्दी लाल और देवी दत्त पराहर वारिया, ये इनके अंतिम शिष्य थे। मुसद्दी लाल, मुसद्दी टिक कर लो। नाटक पढ़ लो बस, सांग इनके शकुंतला, शकुंतला का किस्सा है ना हमारे इतिहास में, वो इन्होंने गाया। पद्मावत गाया, द्रौपदी चीरहरण गाया, सत्यवान सावित्री गाया, धनपत सिंह और लीलो सेठ, ये सब इन्होंने एक्ट करके दिखाए ताकि सबकी बुद्धि में, जैसे ना बेटा ज्ञान कहाँ से आता है, हर आदमी अपनी लाइफ पे एक्सपेरिमेंट करेगा तो हम सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ बहुत बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी जिंदगी है। तो पुराने, जैसे आज तुम पढ़ते हो किताबों से, आज तुम यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हो, सोशल साइट से सीख सकते हो, लेकिन इस जमाने में तो ना यूट्यूब था, ना सोशल साइट्स थी, ना टीवी था, ना रेडियो। फिर सीखे कैसे? कुछ लोग गांव में स्वांग के माध्यम से लोगों की अच्छाई बुराई सामने लाते थे कि देखो उस औरत ने कितना अच्छा काम किया। मान लो कोई सावित्री का किस्सा है, तो जितने लोग गांव के देखते हैं, पहले औरतें भी जाती थी, बुरा नहीं मानते, क्योंकि वीर रस था ना बेटा, गंदगी थी ही नहीं, तो अपने गांव में औरतों को पीछे बैठने का मौका मिलता था। तो वहां स्वांग परंपरा में कोई ना कोई अच्छी कहानी, जैसे हम सावित्री की कहानी सुने, तो सावित्री से हमें क्या समझ में आता है कि अपने हस्बैंड के प्रति एक औरत इतनी डिवोटेड थी कि उसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए। अब जैसे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, किसने देखा बेटा, लेकिन इस सबसे जो नौजवान होती लड़कियां, उनके मन में क्या आएगा कि यार इतना डेडिकेटेड होना चाहिए किसी रिश्ते के प्रति। ये सब सीख कहाँ से आती है बेटा? इस समाज से। हम गंदगी भी समाज से सीखते हैं और अच्छाई भी। तो जो ये स्वांग करते थे ना, सब तो नहीं सुधरते, लेकिन कुछ लोगों पे असर होता था। ऐसे इन्होंने, जैसे मान लो किसी बड़े कैरेक्टर का कोई किस्सा सुनाया, राजा हरीशचंद्र को, गांव के अनपढ़ लोग थे उस टाइम तो ज्यादातर लोग, बिना पढ़े लिखे। अब हरीशचंद्र का किस्सा यहाँ प्ले में दिखाया, तो हर आदमी जो अनपढ़ है वो पढ़ तो सकता नहीं, पर इस कैरेक्टर को देख के सोचेगा यार सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई पे कितनी ही मुसीबतें आए, फाइनली जीत सच्चाई की होगी। ठीक है, प्रॉब्लम आएंगी, आपको बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ तो बिक गया था, बाद में कहते ना अर्थी के पैसे भी नहीं मिले थे जब वो उनके घर में डेथ हुई थी, लेकिन फिर भी फाइनली इस आदमी का आज तक नाम चल रहा है। तुम और मैं बेटा उसके हजारों साल बाद पैदा हुए, लेकिन आज भी जैसे आता है सत्यवादी तो दिमाग में आता है हरिश्चंद्र। ये सिखाया जाता था कि अपनी जिंदगी में सब कुछ करके देखोगे तो जिंदगी छोटी पड़ेगी। इस आदमी के कैरेक्टर को सुन सुन के बहुत लोगों ने मन में एक प्रण लिया कि हमें सच्चा बनना है। तो कैसे सिखाएं? तो ये तरीके थे सिखाने के। अब जैसे आज तुम्हारी पीढ़ी है, आज के टाइम में भी बहुत कुछ सीखने को है। अभी ये आईआईटी वाला लड़का है ना, आईआईटी बाबा के नाम से, जैसे तुम अगर इसको देख रहे हो, धीरे धीरे बेटा इस पे ना एक दुख आने लग गया। जैसे मैं इसको शुरू में देख रही, मुझे लगा वैसे ही कोई लड़का होगा, लेकिन मुझे लगता था कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कोई भी एकदम भगवान की तरफ कोई नहीं चलता बेटा, हम सब सांसारिक हैं। सबको अच्छा लगता है मेरे एक सुंदर सा परिवार हो, मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन हो, मेरा कोई हस्बैंड वाइफ बच्चे, अपना परिवार, सबको अच्छी लगती हैं चीजें। उस लड़के का कल एक इंटरव्यू था, वो बहुत अच्छा है, देखने लायक है। वो सबके साथ तो मस्ती मजे कर रहा है, वो खुद भी इनके साथ, मीडिया वो जानता है ये बेवकूफ लोग हैं, वो भी मजे कर रहा है। इक्के दुक्के ने क्वेश्चन ठीक पूछे, उसने आंसर भी ठीक दिए। और उसकी एक क्लिपिंग कल मैंने देखी, वो 5 मिनट भर की, उसमें समझ में आया कि ये लड़का ऐसा क्यों बन गया। उसके साथ बचपन से बहुत उसने ना, जैसे ये ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, तो मन में सबके में इमोशंस होते हैं। वो बचपन से ना औरतों को बहुत ज़्यादा दबा कुचला फील करता गया, और उसके मन में एक सेंसिटिविटी जो बचपन में पैदा होनी थी और एक जेंडर के प्रति जो भाव बनना था ना, उसने औरतों को इतना दुखी देखा, इतना परेशान देखा कि उसके मन में ये आ गया कि यार इनको बराबरी पे क्यों नहीं रखते। पहले उसने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मारपीट करते देखा, अपने फादर को। जैसे आज उसके पिताजी 70 साल के हैं, कल मैं उनका इंटरव्यू भी देख रही थी, 70 साल के हैं, और उनसे जब पूछा गया कि भाई क्या आपके घर का माहौल ऐसा था जैसे लड़का बता रहा है, तो उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, हमारे घर में कमी थी। यानी उसने इल ट्रीटमेंट अपनी पत्नी को दिया। बहुत लोग अपने घरों में ऐसे ही हैं, लेकिन बेटा उसने इतनी अति कर दी कि उस लड़के के मन पे वो छाप पड़ गई कि मैं अपनी माँ को बचा नहीं सकता। वो एक ट्रॉमा उसके दिमाग में बैठ गया। एक तो होता है किसी को, ठीक है भैया एक छोटी मोटी लड़ाई, किस घर में लड़ाई नहीं होती, सबके घर में होती है बेटा, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ लड़ाई ना हो। लड़ाई ना हो तो हस्बैंड वाइफ हो ही नहीं सकते, हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ेंगे, पर लड़ाई का एक लेवल होना। इतनी लड़ाई कि बच्चे के दिमाग पे असर पड़े उस चीज़ का। फिर वहाँ से जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी कल वो कहानी बताई, जो लड़की उसको वहाँ आईआईटी में मिली उसके साथ भी कुछ ऐसा ही उसने सुना।
कि उसका कोई बचपन में रेप केस था उसके साथ, और फिर जब वो बड़ी हुई, इसने तो शादी की नहीं उससे, उसने जहाँ शादी की वहाँ उसकी नहीं निभी। तो उसने कई, उसकी लाइफ में 3-4 महिलाएं जो थी ना, उसकी माँ से लेके, बहन से लेके, उसकी गर्लफ्रेंड तक, उन सबकी लाइफ बहुत कष्टमय थी, बहुत परेशानी की थी। तो उसके मन में क्या हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपने इतनी क्लोज जो मेरे आसपास महिलाएं हैं, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और वो इतना ज़्यादा अपने आप को असहाय फील करने लगा कि उसको अपने आप से मतलब नफरत होने लगी कि वहाँ मेरी माँ जब इतनी पिटती थी तब मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ उसका हस्बैंड इल ट्रीटमेंट कर रहा है, मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया। तो इन सब चीज़ों ने ना उसके मन में एक नेगेटिविटी डाल दी। और आदमी क्या करता है, उसको सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल भगवान है बेटा, क्योंकि आप रात में 2 बजे उठोगे तो भी भगवान अवेलेबल है, आप सुबह 4 बजे उठोगे तब भी भगवान। भगवान सर्वव्यापी है, हर आदमी के लिए हर घड़ी अवेलेबल है। लास्ट में आदमी को लगता है कि मेरा एस्केप कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर उसको भगवान दिखता है। जैसे ये बहुत काबिल और बहुत अच्छा लड़का बन सकता था, बहुत अच्छा बाप बन सकता था, बहुत अच्छा पति बन सकता था, बहुत अच्छा बेटा बन सकता था। कैलिबर कितना ज़्यादा बेटा, हम तो धूल की कण हैं, जितनी उसने पढ़ाई की हमें कुछ भी नहीं आता। उसने, हम मुझसे भी ज़्यादा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसकी बातें सुन के लगता है इसने कितना तो हिस्ट्री को पढ़ लिया, उसने नेपोलियन बोनापार्ट, पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला, हिस्ट्री को लेके, फिजिक्स को लेके, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बेटा इनमें बेसिक चीज़ भी ना आए हम जैसों को समझ, जो चीज़ें उसने पढ़ के छोड़ दी। तो कितना ब्रिलियंट लड़का था, लेकिन आज क्या है, आज गलत रास्ते पर, गलत इन द सेंस, ठीक है भगवान का रास्ता बहुत अच्छा है, ये कहने में अच्छा लगता है। अपने बेटे को कोई कह के दिखाया कि मैं अपने बेटे को ऐसा चाहता हूँ बनाना, कोई नहीं चाहता बेटा। ये एक एस्केप है, उसको लगता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन उसको देख के ये फील होता है कि ये समाज में बहुत ज़्यादा योगदान भी दे सकता था, बहुत अच्छा कैरेक्टर बनता, शायद दुनिया समाज में कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेता। लेकिन वो सब इतनी नेगेटिविटी से घिर गया, इतनी उसने दुख कष्ट देखे। अब उसकी हैबिट देखी, उसने अपने एक हाथ के नाखून बढ़ा रखे हैं, तो उससे पूछा भाई ये तूने क्यों बढ़ा रखे हैं, और कल परसों तो मांग में सिंदूर भर रखा था। तो पूरा उससे पूछा, बोला मैं फील करना चाहता हूँ कि लड़कियाँ कितनी मतलब सेंसिटिव होती हैं। तो उस आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा एक मतलब छोटा बच्चा मासूम सा जो बचपन में ही मार दिया, और उसको सच में बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत अच्छे माहौल की ज़रूरत थी, जो किसी ने समझी नहीं, जिसके चलते आज वो, ठीक है भगवान का रास्ता होना चाहिए, पर बेटा जो वो जिंदगी जी रहा है, बहुत लोग कह रहे नहीं अच्छा है भक्त बन गया, ठीक है, लेकिन ये देखो वो कितना कुछ अच्छा बेहतर करके चला जाता इस दुनिया समाज के लिए, वो सब रह गया। तो ये जो किस्से हैं ना, जैसे उस टाइम पे नल दमयंती से सीखते थे लोग, प्रहलाद के किस्से से सीखते थे, अब भी हमें सीखना है इस लड़के से जो आज सबसे बड़ा, ये टॉक ऑफ द टाउन है आज की डेट में, सबसे ज़्यादा लोग जो बात कर रहे हैं इसी के बारे में ना, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। इससे ये सीखना है कि अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखना चाहिए कि हमारे बच्चों पे उसका बहुत ज़्यादा गलत असर ना पड़े। अगर आप अपने घर में एक अच्छा माहौल नहीं दे सकते तो फिर ये सोच के चलना चाहिए कि कल को बुढ़ापे में ये एक्सपेक्ट करोगे बच्चा मेरे लिए कुछ करेगा, तो कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि तुमने उसकी बुद्धि का विकास ही नहीं होने दिया। उसके फादर का कल बयान था, कल उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उसने क्या कहा कि मेरी सब प्रॉपर्टी इसी की है, मैं अपने बच्चे को, भाई मैं क्या करूँगा। अब वो आदमी 70 साल का है, उसकी बेटी एक कनाडा में अपना वहीं पर रह रही है, और ये एक इकलौता बेटा। अब ध्यान से देखो तो संपत्ति का करेगा क्या, जिस दिन वो पिता चलेगा संपत्ति बेकार, पता नहीं कौन इसका मालिक बनेगा। यानी ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, किसी भी चीज़ का लालच मत करो। अगर बात आपके परिवार पर आती है तो हर चीज़ छोटी है, हर चीज़ फीकी है बेटा, बेजान है। ये संपत्ति, ये घर कुछ काम नहीं आने। एक बहुत छोटा सा परिवार हो, और चाहे वो 20-30 हज़ार रुपये कमाते हो, लेकिन बच्चे के दिमाग पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो बच्चा फ्रीडम से पले बढ़े, उसके ऊपर ये ना हो कि तुझे ये करना है, तुझे करना है। अगर ये लड़का कहीं 50,000 रुपये कमा रहा होता, अच्छी अपनी शादी करता, बढ़िया घर बार में रहता, खुशी से ज़िंदगी काटता, तो ज़्यादा बढ़िया रहता ना। इतना ब्रिलियंट बन के कितने दुख इसने, कितने कष्ट सहे, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसके घर से थी। ये एक लेसन है पूरे इंडिया के लिए, पर हमारे देश में ना इस बात को समझते नहीं हैं लोग। इससे ये सीखना है कि ब्रिलियंट दिमाग भी खत्म कर देते हैं माँ बाप अपनी लड़ाई के बीच में। लड़ाई सबकी होती है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लड़े ना इंसान, लेकिन लड़ाई का एक लेवल रखो, बच्चे के लिए वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ना हो। चाहे वो लड़ाई हस्बैंड वाइफ की हो, वो लड़ाई घर में माँ बेटे की हो, चाहे वो लड़ाई भाई भाई की हो, या पत्नी की और देवरानी जी, किसी की भी लड़ाई हो बेटा, लड़ाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे के लिए वो ट्रॉमा बन जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है, इससे ये सीख लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे खूबसूरत जिनका जीवन हो सकता था वो बर्बाद हो गए। आज सब बातें कर रहे हैं क्योंकि कुंभ चल रहा है, आज से 6 महीने बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कौन आया एटीएन, लेकिन उस लड़के की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। उसके फादर उन जमीनों का, प्लॉट का, पैसे का क्या करेंगे अब?
वो सब वेस्ट है। उससे बहुत बढ़िया होता, माहौल अच्छा दे देते, चाहे उसको ना भेजते IIT मुंबई, यहीं कहीं पढ़ लेता, एक अच्छी ज़िंदगी तो बसर कर लेता, इतना बुरा हाल ना होता। तो ये चीज़ें ना अभी भी हमें सीखनी है। पहले साधन नहीं थे, आज साधन YouTube है, इसकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तब लोग कैसे सीखें? तो ये वहाँ पे स्वांग करके दिखाते कि तुम्हें ज़िंदगी ऐसी बनानी है। हमारे लिए रोल मॉडल था। तो सांग परंपरा ने लोगों के मन में बहुत कुछ भरा, जिसमें 2 हरियाणा के सोनीपत के आदमियों का सबसे विशेष योगदान रहा, एक दीपचंद का और एक दादा लक्ष्मी चंद का। लक्ष्मी चंद भी तो घरेलू बातें ही सिखाते थे, जबानी। चलो पढ़ के देखो अब। संगीत का तानसेन, ये हो गया ना, स्वर्ग ज्ञापित यक्ष, ठीक है, अंतिम शिष्य भी हो गए। अगला है सांगों का उद्गम हरिवंश पुराण से माना गया। अंडरलाइन करो। कुल पुराण कितनी है हमारी? 18। एक पुराण से कहते हैं सांग वहां से निकले हैं। कौन सी पुराण से? हरिवंश पुराण। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। मत्स्य पुराण सुनिए तुमने? ऐसे अलग अलग पुराण है, 18 पुराण है हमारी। तो एक पुराण से हमारे हरियाणा के स्वांग परंपरा चली, जिसका नाम है हरिवंश पुराण, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ने का है, कुछ नहीं है उसमें, उससे अगला टिक कर लो। हरियाणा में स्वांगियों की कर्म भूमि रेवाड़ी। अंडरलाइन करो। अली बख्श नाम है तुम्हें याद? अली बख्श था ना रेवाड़ी के आसपास का, ये टिक कर लो। कर्म भूमि रेवाड़ी। तो पूछेंगे बताओ स्वांगियों की कर्म भूमि क्या है? रेवाड़ी। क्या रेवाड़ी में राव थे? हाँ, जिन्होंने किसको बढ़ावा दिया? चित्रकला को। हाँ, ये ध्यान रखना, रेवाड़ी इनकी कर्म भूमि है। अगर तुम्हें याद आता हो, लाला लाजपत राय की शुरुआत भी रेवाड़ी से थी। उनके पिताजी वहाँ पे टीचर बने थे ना, रेवाड़ी में उनका बचपन बीता था लाला लाजपत राय का। फिर वो चले गए थे पढ़ने लाहौर, फिर वापस आके उन्होंने काम किया हिसार में। तो उनके बचपन वाली जमीन स्वांगियों की कर्म भूमि है। आगे पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट था, स्वांगियों की कर्म भूमि। अहमद बख्श थानेसरी, इन्होंने रामायण से जुड़ा काम किया था ना। अहमद बख्श नाम तो है मुस्लिम, रामायण का काम किया। अंडरलाइन करना। सबसे पहले रामायण का मंचन कौरवी भाषा में लिखा और गाया। इंपॉर्टेंट लिख लो। अहमद बख्श थानेसरी नाम से मुस्लिम हैं, पर इन्होंने रामायण पर काम किया, कौरवी भाषा में लिखी। रामायण वैसे किस में थी? संस्कृत भाषा में। इन्होंने कौरवी, कौरवी का मतलब हिंदी भाषा में लिखी और गाई। अली बख्श टिक कर लो। अली बख्श, ये है वो रेवाड़ी वाले, रेवाड़ी कर्म भूमि है ना स्वांगियों की, ये हैं वो। अली बख्श, इनका संबंध पश्चिमी हरियाणा से था, यहाँ लिख लो रेवाड़ी। अली बख्श का संबंध रेवाड़ी। 2 आदमी है ये, एक का नाम अली बख्श है रेवाड़ी का, और एक का नाम क्या है? अहमद बख्श। अहमद बख्श है थानेसर कुरुक्षेत्र के, और अली बख्श हैं रेवाड़ी के। रेवाड़ी को कहते हैं स्वांगियों की कर्म भूमि। और इस अली बख्श नाम, ये अहमद बख्श ने क्या किया? हिंदी कौरवी भाषा में रामायण लिखी भी और गाई भी। इसके बाद अली बख्श के नाटक टिक कर लो, पद्मावत और कृष्ण लीला। अजमेर से बेटा इनका संबंध था, जैसे इनका एक होता ना फैमिली, कि वहां से प्रभावित थे वो। हमें अपने से मतलब रखना है, अजमेर हमें नहीं देखना। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना बेटा, या अगला पढ़ लो। 19वीं शताब्दी में रोहतक वाले कोई भजन गायक थे, अब सबके नाम हम याद नहीं कर सकते। कटाक्षों की वजह से सांगी बन गए। प्रमुख सांग शीला सेठानी, ये तो हम पढ़ के आए ना पीछे। बहुत लोगों ने, जैसे ना बेटा शीला सेठानी एक महिला का नाम है, वो सेठ की पत्नी रही होगी, उसके ऊपर ढेर लोगों ने गाया। तो सांग एक है लेकिन गाने वाले बहुत लोग हैं। जैसे जनगण मन बहुत लोग गाते हैं, भाई गायन तो एक ही है ना, ऐसे ही। शताब्दी में महान सांगी, यहाँ लिखो दीपचंद, सांगी का नाम लिख लो दीपचंद। दीपचंद कहाँ के थे ये? सिहरी खांडा या सेहरी खांडा के। चलो आगे पढ़ो। इनके गुरु का नाम छज्जू राम था। 2 गुरु हैं, एक मानसिंह और एक छज्जू राम। कहाँ के हैं मानसिंह? किसके गुरु हैं? हाँ, और ये छज्जू राम दोनों कहाँ के हैं? सोनीपत के। एक का गांव है सिहरी खांडा, एक का गांव है, ठीक है, ये टिक करो। छज्जू राम आधुनिक सांग के जनक, हरियाणा का शेक्सपियर। नाटक टिक कर लो, बस ये पढ़ लो। नल दमयंती, कोई सोरठ राजा भोज, हरियाणा का कालिदास दीपचंद थे। अगर अकेला कालिदास आया तो दोनों नाम आ सकते हैं, दीपचंद भी और लक्ष्मी चंद भी। अगर आया शेक्सपियर और कालिदास तो फिर नाम आएगा दीपचंद का। और अगर आया कालिदास और तानसेन तो नाम आएगा लक्ष्मी चंद का।
हरदेवा पढ़ लो, दीपचंद का शिष्य टिक कर लो, दीपचंद का शिष्य। बाजे भगत टिक करना, सिसाना सोनीपत के हरदेवा के शिष्य, यानी दीपचंद का शिष्य, ठीक है, और हरदेवा का शिष्य बाजे भगत, ये फेमस है बेटा, सिसाना सोनीपत। ज्ञानी चोर और जमाल फत्ता, ये इनके फेमस सांग नाटक है। मांगे राम, सिसाना सोनीपत के लक्ष्मी चंद के शिष्य, ये कुछ फेमस बात तक चले, इन्होंने बात तक फिर गाया ब्रह्म ज्ञान को। ब्रह्म ज्ञान किसकी बातें थी? लक्ष्मी चंद की। स्वर्ग ज्ञापित यज्ञ थे ना वो, यक्ष थोड़ी। नीचे आ जाओ, सांगी और उनकी रचनाएं। पहला टिक करो, अली बख्श, बताओ कहाँ के थे? रेवाड़ी के। अली बख्श रेवाड़ी, कर्म भूमि है ये सांगियों की, यहाँ लिख लो रेवाड़ी से, ब्रैकेट में कर्म भूमि स्वांगियों की। अली बख्श रेवाड़ी से कर्म भूमि स्वांगियों की, ठीक है। और अली बख्श को क्या कहते हैं? फादर ऑफ ट्रेडिशनल फोक, है ना, लिख लो यहाँ, फादर ऑफ ट्रेडिशनल फोक थिएटर इन हरियाणा, फादर ऑफ ट्रेडिशनल फोक थिएटर, लोक नाट्य के जनक हरियाणा में, फादर ऑफ फोक थिएटर, ट्रेडिशनल फोक थिएटर, फादर ऑफ ट्रेडिशनल फोक थिएटर इन हरियाणा। कौन है ये? अली बख्श। कहाँ के हैं? रेवाड़ी। किसकी कर्म भूमि है ये? स्वांगियों की, जबकि किसी स्वांगी का संबंध यहाँ से सच ज्यादा है नहीं, दो स्वांगी तो सोनीपत के हैं, लेकिन कर्म भूमि पूछेंगे तो रेवाड़ी टिक कराना। सेकेंड हाफ में ऊपर आ जाओ, इसमें सबके नाम बेटा याद नहीं कर सकते ना, सबके वो याद हो। सातवां टिक कर लो, दीपचंद, क्योंकि ये फेमस है, दीपचंद ब्राह्मण लिख दे, ब्राह्मण लिख दे, ठीक है। इसमें बहुत सारे इन्होंने गाए हैं, सोरठ, सरनदे, राजा भोज, नल दमयंती, गोपी चंद, महाराजा हरीश चंद्र, ये फेमस हैं। ज्ञानी चोर। अहमद बख्श टिक कर लो, अहमद बख्श हमें पता है थानेसरी, कौरवी भाषा में इसने क्या किया? रामायण लिखी भी और गाई भी, यहाँ लिख लो थानेसरी। रामायण टिक कर लो। जयमल फत्ता, पत्ता लिखा है, इसको फत्ता कर लो, जयमल फत्ता। इसके बाद 11वां टिक करना, पंडित लक्ष्मी चंद, क्या क्या कहलाते हैं ये? तानसेन और कालिदास, लिख लो यहाँ, तानसेन और कालिदास ऑब्लिक सूर्य कवि। और मीरा भी तो कहलाते हैं, है ना, सूफी, आधुनिक सूफी मीरा। तो कालिदास, तानसेन, सूर्य कवि और आधुनिक युग का मीरा, ये कहलाते हैं, ठीक है। बाजे भगत, इनके पढ़ लो। शकुंतला, राजा भोज के किस्से, गोपी चंद, हरीश चंद्र, द्रौपदी चीरहरण, कीचक विराट, कीचक वध था बेटा, एक कीचक को मारा नहीं था उसने, कीचक कैरेक्टर था ना, भीम ने मारा था, वही। सत्यवान सावित्री के किस्से, नल दमयंती, और ये फेमस हैं सारे। बाजे भगत, कौन बाजे भगत? अभी पीछे पढ़ रहे, देखो, सिसाना, हरदेवा के शिष्य, और हरदेवा, हाँ, तो यहाँ लिख लो, ये लिख लो, बाजे भगत के पास हरदेवा के शिष्य। हरदेवा दीपचंद के शिष्य। दीपचंद किसके शिष्य? छज्जू के, छज्जू राम के, यानी छज्जू राम का शिष्य हुए दीपचंद, दीपचंद के शिष्य हुए हरदेवा, हरदेवा के बाजे भगत। बाजे भगत बहुत फेमस थे आसपास के एरिया में। इन्होंने भी सेम वही अलग अलग, ये ज्ञानी चोर को ज्यादी चोर लिखा ना, ज्ञानी चोर, इसके किस्से थे बेटा। अब आ जाओ हरियाणा का फिल्म जगत, पहले करा दिया, बताओ सबसे फेमस मूवी चंद्रावल, लेकिन पहली हिट मूवी बहू रानी 1983 में और 84 में, ये पूरा पढ़ा दिया था मैंने, ये इंपॉर्टेंट था। 170 कंप्लीट, 71 भी पढ़ा दिया और 72 भी पूरा हो गया था ये, ठीक है। अब इसका मतलब हमारा ये मेन टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई पेज देख लो रह गया हो तो मुझे बता दो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था सारा। कोई मैप या कोई भी पेज, कोई पैराग्राफ बचा हो तो बता देना। हो गया पूरा, ठीक है। अब अगले पर आओ, मेले, ये तो मैंने भी कराए थे पीछे, मेले और पर्व, कुछ कुछ करवाए थे ना, सारे कहा था याद मत करना। पेज 181 पर चेक करो, वो भी कंप्लीट हो गया, भाषा वाला। पेज 187 वाला भी पहले करा रखा है, चेक कर लो, झील वगैरह। 193 कल्चर वाला भी, ये कपड़े वपड़े पढ़ा दिए थे ना सारे, कंप्लीट हो गया ये हमने एक पार्ट पूरा कर लिया हरियाणा जीके का।
अब एक बार चैप्टर शुरुआत में जहाँ कंटेंट लिखा है वहां आओ, उसमें देखो। हाँ बेटा, कुछ कह रहा था? कोई नहीं कह रहे थे। एक बार देखो जरा, हरियाणा की कला संस्कृति का टॉपिक है। ऊपर देखो कला संस्कृति लिखा है 8वें पेज पर। इसके मैंने 5 पूरे करा दिए। अब तुमने अगर नहीं पढ़े हैं ना बेटा, जिसका रह गया हो, YouTube पे क्लास, इस पे अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे क्लासेस। मैं पिछले लगभग 15 दिन से यही लगातार पढ़ा रही हूँ। ये टफ है, बोरिंग भी है, पर बार बार पढ़ना पड़ेगा बेटा। एक बार सारी ऐप पे क्लास, जिसने नहीं किया क्लास में क्लास देख लेना, फिर इसको पढ़ लेना। जिन्होंने क्लास अटेंड की उन्हें 90% चीज़ें आ गई, 10% बार बार पढ़ने से आ जाएंगी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब बताओ, हरियाणा की राजनीति वाला पेज 199 वाला, क्या ये हमने पढ़ रखा है? चेक करो, हरियाणा की राजनीति, ये एक बार पढ़ा दिया पूरा। ठीक है, इसमें एक टॉपिक मैं कराऊंगी जब एग्जाम आएगा ना, मंत्रियों वाला, वो मैं करा दूंगी। 200 कौन सा रह गया? 207 पे क्या है बेटा? मेरे तो पुरानी बुक है। अच्छा एक मिनट, 207 नई बुक में, पुरानी में कुछ नहीं है एक्चुअली। 207 पेज पर तुम बता रहे हो। एक मिनट बेटा, नई किताबों में एक आधा पेज थोड़ा एक्स्ट्रा करवाया था मैंने। हाँ, ये राज्य महिला आयोग और चुनाव आयोग हरियाणा, ये तो इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई नहीं, जिसके पास पुरानी किताबें, चिंता नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। मैं कल इसमें अंडरलाइन कर दूंगी अपने वाली बुक में, 4-4 पॉइंट लिख लेना। इसके लिए किताब नई बदलने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़वाई थी नई किताब में। कल करा दूंगी बेटा, कल याद दिलाना। इससे अगला पॉइंट देखना, जिलों वाला कर लिया? जिले नहीं कराए मैंने, सिर्फ मैप हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिलों वाला। चलो फिर आज से जिले शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, जिले शुरू करेंगे। अच्छी बात है, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको भी एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कितने जिले हैं हरियाणा में? 22। हाँ, जो लोग कम से कम 2 महीने से पढ़ रहे हैं उन्हें हरियाणा जीके की बेसिक चीजें आती हैं। मैंने सब कुछ समझा रखा है, पर एक एक जिले को अलग से भी पढ़ लेंगे। हमारा क्या जाता है बेटा, टाइम हो तो हर चीज डिटेल में पढ़ लेनी चाहिए। इन 22 जिलों में सबसे पहला जिला तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है अंबाला। कुछ नहीं करना, पहले बोर्ड पे देखो, सुन लो। अंबाला हमारे हरियाणा की एक जमाने में शान था, क्योंकि पहले पंचकुला था ही नहीं। तो जो पंचकुला की खास बातें, पहले वो किसकी बातें थी? अंबाला की। एचएमटी फैक्ट्री पंचकुला में नहीं लगी थी, एचएमटी अंबाला में लगी थी। अंबाला मिक्सी सिटी कहलाता है, क्योंकि यहाँ मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, जो हमारे घरों में मिक्सी है ना, वो सबसे ज्यादा अंबाला में बनती थी। अभी भी अंबाला में बड़े लेवल पे ऐसी इलेक्ट्रॉनिक छोटी छोटी चीजें बनाई जाती हैं जिनका विदेशों में व्यापार करते हैं, हम निर्यात करते हैं। अंबाला हमारा कैंट है, कैंटोनमेंट, सैन्य छावनी। जैसे सैन्य छावनी वो होती है बेटा जहां सैनिकों की तादाद ज्यादा होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आए ना, तो कैंटोनमेंट के एरिया से एकदम से हजारों लोग तुरंत से इकट्ठे हो जाएंगे, जो सेना की अपनी ट्रेनिंग और वो सब लेके तैयार है। हर जिले को सैन्य छावनी नहीं बना सकते, हर राज्य में सैन्य छावनी कहीं कहीं बनाते हैं। तो हरियाणा का कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट मतलब सैन्य छावनी, कहाँ पर है? हमने बिल्कुल नहीं बनाई, अंग्रेजों ने बना रखी थी। अंग्रेजों ने पहले करनाल में अपना कैंटोनमेंट बनाया, फिर वहां ना पानी भर गया, मच्छर पैदा हो गए, कई सिपाही अफसर मर गए, अंग्रेज मर गए। तो उन्होंने कहा ये तो हर साल की कहानी है, बारिश तो हर साल आएगी। फिर वो कैंटोनमेंट को ऊपर ले गए ताकि पानी अगर बारिश का आए तो नीचे आ जाए, नीचे के जिलों में, वहां ना खड़ा रहे। तब से बेटा अंग्रेजों के जमाने से ये कैंटोनमेंट एरिया है और आज तक है। अंबाला में आप जानते हैं बहुत बड़ा हमारा रेलवे स्टेशन भी है। अंबाला स्टेशन बहुत बड़ा है ना, कई दिशाओं में वहां से ट्रेन की पटरियां निकलती हैं। तो अंबाला की खासी पहचान है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कैंट की बात करें, ऐतिहासिक नगर है अंबाला। एक अंबालिका का नाम तुमने सुना होगा, अंबा, अंबालिका, वो 3 बहनें नहीं थी भीष्म पितामह के टाइम से जो थी, उनसे जुड़ा हुआ नाम है अंबाला का। तो अंबा से नाम पड़ा, अंबालिका से नाम पड़ा अंबाला का। यहाँ पे हमारे सैनिकों से जुड़े कामकाज काफी बड़े स्तर पर हैं। देखो पहला, हरियाणा 1 नवंबर, अंडरलाइन कर लो, 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। ये सबको पता है। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966। आगे पढ़ो। उस समय हरियाणा, अच्छा शुरुआत में कितने जिले थे? 7। उनका ट्रिक
है घर जेके में। ऐसे 7 जिले याद करते हैं। घर जम्मू कश्मीर में, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, जींद, करनाल। MG का मतलब महेंद्रगढ़, J का मतलब जींद, क्योंकि झज्जर बनेगा 1997 में और कुरुक्षेत्र बनेगा 1973 में और कैथल बनेगा 1989 में। इसका मतलब ये के पुराने वाला कौन सा है? करनाल। कुरुक्षेत्र इस धरती पर बहुत पुराना है, लेकिन जिले के रूप में बना 1973 में। सबसे पहले तुम्हारा कौन सा के बना? करनाल, जो हमारी कर्ण की नगरी कहलाता है। ये सबसे पहला के है हमारा, उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र और लास्ट में कैथल। ये टिक कर लो। उस समय हरियाणा के 7 जिले अंबाला, जींद, करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। यहाँ ऊपर ट्रिक लिख लो, घर जेके में। M का मतलब महेंद्रगढ़, J जींद है, झज्जर नहीं है, झज्जर 97 में बनेगा। घर जेके में, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, रेवाड़ी भी बाद में बनेगा बेटा 1989 में। तो गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले हैं स्टार्टिंग के। आगे पढ़ो। 1 दिसंबर 2016 जो तुम्हारे सामने लाइव बना, चरखी दादरी जिले का गठन, 22वें जिले। ये 1 दिसंबर अगर ना मिले तो 16, 11, 16 मैंने तुम्हें बता रखा है, नोटिफिकेशन था। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। अब 23वें की घोषणा हो चुकी है, गोहाना, लेकिन अभी तुम्हारे सामने बना नहीं है। बनने में क्या पता और 6 महीने 1 साल लग जाए बेटा। इन कामों में ना एक दिन में नहीं कि आज का आज बन गया, बहुत कागजी कार्यवाही होती है। कौन से गांव किस में गिने जाएंगे, किसकी जनसंख्या, क्योंकि फर्क पड़ेगा ना। अगर गोहाना कटेगा तो सोनीपत की जनसंख्या पे फर्क पड़ेगा। यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना रखी है जो एक कंडीशन के बाद बनती है, गाँव के टोटल नंबर पे फर्क पड़ेगा। तो जितना पैसा हरियाणा के सोनीपत को मिलता होगा खर्चे के लिए, उसमें बंटवारा होगा ना। ये काम इतने आसान नहीं है कि आज कह दिया आज हो गया, इनमें समय लग जाता है, कई बार कई साल भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार की इच्छा कितनी है। पढ़ो आगे, अंबाला पर आ जाओ। स्थापना टिक कर लो 1 नवंबर 1966, क्योंकि घर में ए का मतलब क्या था? अंबाला। क्षेत्रफल पढ़ लो 1569 वर्ग किलोमीटर। सारे नहीं याद करने, पर बेटा कई बार 4 आ जाएंगे और कहेंगे इनमें से सबसे बड़ा बताओ, तो एक आइडिया रखना। 1569 वर्ग किलोमीटर। हेडक्वार्टर सबके सेम है, बस एक का हेडक्वार्टर अलग है। किसका? महेंद्रगढ़। उसका नाम महेंद्रगढ़ है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर नारनौल में है। पहले ऐसे 2 थे, मेवात का हेडक्वार्टर नूह में था, फिर मेवात ने कहा मेरा नाम ही बदलो, मेरा नाम नूह करो। आज सिर्फ हरियाणा का एक जिला है जिसका मेन नाम है महेंद्रगढ़, लेकिन उसका हेडक्वार्टर है, हाँ हेडक्वार्टर बेटा वहाँ होता है जहाँ IAS और IPS बैठते हैं, जहाँ आपको सेक्रेटरी का वो पूरा सेक्रेटरीट टाइप का कामकाज का मिलेगा। जैसे सोनीपत है, सोनीपत का DC कहाँ बैठता है? सोनीपत में। सोनीपत का DC गन्नौर में नहीं बैठता, नहीं गोहाना में बैठता, ना खरखौदा में। ये तो सोनीपत की बेल्ट के पार्ट तहसीलें हैं ये। तो जहाँ मेन आदमी बैठता है ना, वहीं पे तुम्हें पुलिस का और इसका न्याय परिसर ये मिलेगा। सिर्फ महेंद्रगढ़ एक ऐसा है जिसका नाम महेंद्रगढ़, लेकिन वहाँ का मेन मुख्यालय कहाँ है? हाँ, यानी वहाँ का SP और जो IAS रैंक का अधिकारी DC है ना, वो अलग जगह सिर्फ एक का बैठता है। तो ये टिक कर लो। मुख्यालय सबके सेम है, हमें अलग से नहीं याद करना। तहसीलें पढ़ लो, एक आइडिया रहे। अंबाला एक तहसील है, बराड़ एक तहसील है, नारायणगढ़ तहसील इंपॉर्टेंट है, नारायणगढ़। फिर पढ़ लो बस शहजादपुर, अंबाला, कैंट अंडरलाइन कर लो। मुलाना फेमस है, साहा, साहा में तो फूड पार्क है बहुत बड़ा, लिख लो यहाँ, लिखो मेगा फूड पार्क साहा में। मेगा मतलब बड़ा, मेगा फूड पार्क साहा। तो कोई पूछे मुलाना कहाँ है? यूनिवर्सिटी है मुलाना में बेटा एक फेमस। आगे पढ़ो, इसके खंड, खंड मतलब ब्लॉक, सिर्फ पढ़ लो। बराड़ ये भी है और नारायणगढ़, शहजादपुर, साहा। जनसंख्या एक आइडिया रखो 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर मतलब बड़ा शहर हो गया। लिंगानुपात 885, हरियाणा का कितना था? 879, इसका मतलब हरियाणा से तो ठीक है ये अंबाला पूरे से। साक्षरता में टिक कर लो 81, टॉप 4 में है ये बेटा पढ़े लिखों में। हमारे टॉप 4 पढ़े लिखों में गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला और पंचकुला आते हैं। 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले 4। 81% बहुत बढ़िया है इसकी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि हमारी एवरेज 75 है। जनघनत्व टिक कर लो 717,
अच्छा है क्योंकि पूरे हरियाणा का तो इसके मुकाबले कम है, 573 है। आगे पढ़ो। अंबाला जिला राज्य और देश की राजधानी से, देश की राजधानी यानी नई दिल्ली और राज्य की राजधानी चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से जुड़ा है। अब तो इसका नाम NH44 है, लिख लो अब NH44। पहले NH1, 2 अलग अलग थे, अब सब 44 बना दिए। NH44 से यानी चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली तीनों जुड़े हैं। देश की राजधानी भी, हमारी राजधानी भी। कौन से नेशनल हाईवे से? 44 से। इसी का नाम पहले GT रोड था, फिर इसका नाम रखा NH1 और अब इसका नाम है NH44। आगे पढ़ो। अंबाला में कुछ नदियां फेमस हैं, अंडरलाइन कर लो। मारकंडा, टांगड़ी, घग्गर और सहायक। तो मारकंडा एक ऋषि के नाम पर है, टांगड़ी हमारी छोटी सी नदी है हरियाणा की, और घग्गर एक फेमस बड़ी नदी है हमारी, पर है बारिश वाली, बारहमासी नहीं है, ये मौसमी है, मौसमी। अंबाला के पर्यटन स्थल में पढ़ लो किंगफिशर, ये तो पक्षी का नाम है। हरियाणा सरकार ने अपने ज्यादातर जितने बनाए हैं रिजॉर्ट टाइप, इनमें पक्षियों के नाम दे रखे हैं ना, कहीं मैना, नौरंग, किंगफिशर, बुलबुल आए या तुम्हें ये, तो उन्हीं में से है ये। आगे पढ़ो। अंबिका देवी मंदिर, अंबालिका, अंबिका, अंबा, ये 3 बहनें थी, उनके नाम पर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में टिक करना। गुरुद्वारा एक मंजी साहिब, मंजी साहिब याद है 3 थे, रोहतक में था, अंबाला में था और कैथल में था, यहाँ भी है। सेंट पॉल चर्च, चर्च कहाँ से आया, क्यों आया? कैंटोनमेंट में अंग्रेज ही तो थे, तो अपना चर्च बनाया उन्होंने। भिवानी पर आ जाओ, बताओ भिवानी की खास बात क्या है? एक टाइम पर भिवानी एरिया में सबसे बड़ा, देखो बोर्ड पर समझ लो, पहले हमारी एक देवी थी बेटा, भवानी देवी। पुरानी मूवीज में बड़े भवानी के, जय माँ भवानी बड़ा डायलॉग था पुराना। भवानी देवी के नाम पर कुछ लोग कहते हैं इसका नाम भिवानी पड़ा, कुछ कहते हैं कि भयानी देवी कोई लोकल देवी थी, इसके नाम पर नाम बदलते बदलते भिवानी हुआ। पहले भयानी ऐसे नाम थे इनके। भिवानी की खास बात क्या है? एक टाइम पर तुम्हारे सामने तक ये क्षेत्रफल में नंबर 1 था, फिर इसमें से काट के छोटा सा चरखी दादरी बना दिया तो इसका हिस्सा कट गया। आज ये नंबर 1 पर नहीं रहा, हमारे सामने ये नंबर 1 से नंबर 2 पर आ गया, पहले ये नंबर 1 पर था। भिवानी की जब जब बात आएगी तो तुमने कुछ पढ़ा हुआ है यहाँ, हाँ, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल साइंसेज, कपड़े में विज्ञान की बात थी ना, किसने पैसा खर्च किया था? हाँ, घनश्याम दास बिड़ला ने। भिवानी की खास बात है बेटा, यहाँ अमीर लोग बहुत थे, उन अमीरों ने दान दे दे के मंदिर बनवाए, इसीलिए हरियाणा के सबसे ज्यादा मंदिर भिवानी, और इसीलिए ये हमारे भारत की छोटी काशी कहलाता है। हरियाणा की भी 2 काशी हैं, एक भिवानी, एक कैथल। कैथल हरियाणा की छोटी काशी और ये भारत की छोटी काशी। अगर भारत की छोटी काशी पूछे तो भ से भिवानी, और हरियाणा की पूछे तो कैथल। इसका कारण समझ में आया? मंदिरों की अधिकता। कैथल में उन 5 भाइयों ने 9 ग्रहों के नाम के कुंड बनवाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई तुमने इतनी अब हत्याएं तो की हैं, भाई अपने ताऊ चाचा जो भी मरे लोग, इन सब की आत्मा को एक तरह से स्वर्ग में जगह मिले और तुम्हारे भी ग्रह शांत रहें, तो इन ग्रहों के नाम पे, पहले हमारे 9 ग्रह थे ना, ये प्लूटो तो अब साइंस के अकॉर्डिंग हट गया, राहु केतु सब यही तो है, 9 के 9 ग्रह, मंगल और ये सब। इन ग्रहों की शांति के लिए 9 ऐसे छोटे छोटे तालाब टाइप खुदवा दिए, कुंड टाइप के, इसलिए कहते हैं नवग्रह। तो नवग्रह के नाम पर नवग्रह कुंड बनवाया युधिष्ठिर से कह के भगवान श्री कृष्ण ने। तो फिर ये क्योंकि मंदिर पूजा की बात है इसलिए इसको भी कहने लग गए ये हमारी काशी है। लेकिन ये इंडिया की नहीं है बेटा, ये हरियाणा की छोटी काशी, वो भारत की छोटी काशी, उसकी इंपॉर्टेंस भारत के लेवल पर है। चलो जल्दी से बस लास्ट पढ़ लो। भिवानी स्थापना वर्ष टिक करो, 22 दिसंबर 1972। सेम डे सोनीपत बना, लिखो सेम डे सोनीपत भी बना, 2 बने थे ये 22 दिसंबर को। छोटा दिन होता है ना 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का। मुख्यालय सेम होगा, तहसीलें पढ़ लो, भिवानी, भवानी, खेड़ा। तो शाम यहाँ पड़ता है लोहारू और सिवानी। इस सिवानी के तो अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के सीएम बन के बैठे हैं। खंड पढ़ लो, भवानी, खेड़ा, भिवानी, तोशाम, सिवानी, ये मेन है बेटा। जनसंख्या 16 लाख प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब अच्छी जनसंख्या लेके बैठा है ये, है ना।
3 जनसंख्याएं हैं लगातार, 18, 17, 16। कौन कौन है ये? गुड़गांव, पहले फरीदाबाद, FHB, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, इसकी 18, 17, 16, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। टिक कर लो 16, यहाँ लिख लो FHB, फरीदाबाद नंबर 1 है 18 लाख की आबादी लेके, फिर है हिसार 17 लाख, भिवानी 16 लाख, FHB तो 3rd नंबर पर है ये। लिंगानुपात इसका ठीक ठाक सा है, हरियाणा से बेहतर है, हरियाणा 879 पर है। साक्षरता इसकी हमारी हरियाणा वाली है 75 हरियाणा की, 75 इसकी अपनी। जनसंख्या इसकी 342, तो इसकी जनसंख्या कम है, हरियाणा की बेटा 573 है। भिवानी का पूरा नाम भानी ग्राम था, ये टिक कर लो भानी, इसको भियानी, भियानी, भिवानी होते होते भिवानी हो गया। वर्णन आईने अकबरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टिक करो। आईने अकबरी, अकबर तो अनपढ़ था, अबुल फजल और फैजी 2 भाई थे, उन्होंने लिखी, तो उन्होंने हमारी भिवानी का नाम, पैसा कमा के देता होगा बेटा भिवानी खूब, जहाँ से पैसा आता था उसका नाम सब लेते थे, चाहे वो हाँसी रहा हो चाहे भिवानी रहा हो, यहाँ से कमाई थी इनकी। तो हरियाणा के किस जिले का नाम आईने अकबरी में लिखा गया है? भिवानी का। ये इंपॉर्टेंट, कहीं वहाँ हाँसी टिक कराओ, हाँसी से बहुत पैसा आता था, हाँसी इकता था बड़ा बलबन के टाइम में, खिलजी के टाइम में, लेकिन पूछे आईने अकबरी तो टिक करना है भिवानी का। आगे पढ़ो, भिवानी जिले के पर्यटन स्थल टिक कर लो, रेड रॉबिन पक्षी है बेटा ये, डेरंगो, तोशाम के पंच तीर्थ, ये टिक कर लो, तोशाम की पहाड़ी फेमस है, और पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक बाद में हुआ था चरखी दादरी में, बाद में ये चेंज होके जैसे जिला नया बना ना, लिख लो अब चरखी दादरी। इस नगर को हरियाणा की काशी भी कहते हैं, हरियाणा की काशी या भारत की काशी, लिख लो भारत की छोटी काशी, हरियाणा की काशी और भारत की छोटी काशी, भारत की छोटी काशी। और हरियाणा की काशी आया और ये नहीं आया तो कैथल, यहाँ लिख लो कैथल भी है, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी पर, लॉजिक बता दिया। नवग्रह कुंड की काशी बोलो, हाँ, जब स्पेशल पूछे ना नवग्रह कुंड तो कैथल टिक करना, हरियाणा की काशी कहें तो भिवानी टिक करना, भारत की छोटी काशी कहें तो भी भिवानी, और हरियाणा की छोटी काशी कहें तो कैथल। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर करना। चलो बाकी कल पढ़ेंगे बेटा।